बीजेपी का संकल्प पत्र हुआ जारी, जनता से किए बड़े वादे। संकल्प पत्र के नाम पर घोषणा पत्र हुआ जारी। 2047 की भारत की वारंटी। एमपी के दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होशंगाबाद में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। आज खैरागढ़ में रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे के पक्ष में करेंगे रैली। कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। उत्तराखंड के 3 लोकसभा क्षेत्रों को साधेंगे योगी आदित्यनाथ। अमित शाह, स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर भी रहेंगे मौजूद। आज से 2 दिवसीय राजस्थान के चुनावी दौरे पर प्रियंका गांधी भीमलाल में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे जनसभा। कार्यकर्ताओं ने तैयारियां की पूरी। रामलला के सूर्य तिलक का ट्रायल। तीसरी मंजिल पर सिस्टम, लेंस और पीतल के पाइप से पहुंचे कीड़े। रामनवमी पर होगा तिलक। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको सीधा लखनऊ लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। तो लखनऊ से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर विशेष कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संकल्प पत्र को लेकर अहम बातें कहते हुए नजर आए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दागी से मतलब नहीं को लेकर। जी हां, अहम जानकारी आपको हम बताएंगे। इस बीच अहम खबर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी, जहां पर बरेली से खबर आपको हम बता दें। संदेश कनौजिया ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ये पूरा मामला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बड़ा बयान दिया है और उसी मामले की मुझे जानकारी नहीं होने की बात भूपेंद्र चौधरी की ओर से कही गई है। अगर ऐसा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, वो पार्टी का हमारा हिस्सा नहीं है। बुलंदशहर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन के दौरान बड़ा बयान दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर ऐसा है तो वो हमारा और पार्टी का हिस्सा नहीं है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है बुलंदशहर से। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर बरेली से खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। साफ तौर पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि अगर ऐसा है तो वो हमारा और पार्टी का हिस्सा नहीं। लगातार बिल्डोजर चल रहा है और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। अगर कल देखा जाए, कल एक वीडियो वायरल हो रही है बरेली की कि एक एचएस के लिए आपके एक मंत्री हैं, उन्होंने सर मुझे उसकी जानकारी नहीं है। अगर ऐसा है तो कार्रवाई उसके खिलाफ होगी। वो पार्टी का हमारा हिस्सा नहीं है, लेकिन हमारा संकल्प है और जनता ने हमें इसीलिए चुना है कि हमें भ्रष्टाचार, बेईमानी, अराजकता, माफिया तंत्र को समाप्त करना। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर संदेश कनौजिया ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ये पूरा मामला, इस पूरे मामले पर भूपेंद्र चौधरी की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर ऐसा है तो वो पार्टी का और हमारा हिस्सा नहीं। संदेश कनौजिया के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ये पूरा मामला। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में शानू कुमार, ब्यूरो चीफ बरेली से जुड़ चुके हैं। शानू, पूरे मामले को लेकर पहले भी के न्यूज इंडिया ने खबर दिखाई थी जब संदेश कनौजिया के इस पार्टी में शामिल होने की बात सामने आई, लेकिन अब भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि हमें इस विषय में जानकारी नहीं है और अगर ऐसा है तो वो हमारा और पार्टी का हिस्सा नहीं है। और देखिए गरिमा, निश्चित तौर पे जिस तरीके से संदेश कनौजिया ये बरेली के काफी गैंगस्टर हैं और हिस्ट्री शीटर हैं, इनके खिलाफ करीब 21 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और सारे के सारे मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज हैं। जिसमें बात की जाए तो रासुका से ज्यादा इसमें जो है साथी तौर पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी इन पर की जा चुकी है कई बार और 21 मुकदमे अभी तक का आपराधिक इतिहास है। इन्होंने कुछ दिनों पहले जो है भारतीय जनता पार्टी का बूथ सम्मेलन का कार्यक्रम था और आंवला
कि जो लोकसभा प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के धर्मेंद्र कश्यप, उनके मंच पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने इनको सदस्यता दिलाई और इनको जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। फिलहाल जिस तरीके से जैसे ही जब इनकी तस्वीरें वायरल हुई तो कहीं ना कहीं यहां से लेकर बरेली से लेकर मुख्यालय तक हड़कंप मच गया कि आखिर गैंगस्टर को भारतीय जनता पार्टी शामिल कर रही है और लगातार गुंडा माफियाओं को अपनी शरण में ले रही है। और साथ ही तौर पर इस पूरे मामले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी तंज कसा और ट्वीट करते हुए बड़ी कार्रवाई करने की बात कही और भारतीय जनता पार्टी को घेरा था। साथ ही तौर पर समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने बरेली में ही काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अब तक जिस तरीके की हम बातचीत कर रहे थे वो पर्दा साफ हो गया है कि लगातार वो गुंडे माफियाओं को अपनी शरण में ले रही है और लोकसभा सीट जीतने के लिए हर हद तक प्रयास कर रही है। पूरे मामले पर के न्यूज लगातार प्रमुखता से बना हुआ था, के न्यूज लगातार तस्वीरें दिखा रहा था आखिर क्या वजह रही जो भारतीय जनता पार्टी ने एक हिस्ट्री शीटर को अपने पार्टी में शामिल किया। वहीं पूरे मामले पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने बड़ा बयान दिया है और ये बयान के न्यूज पर एक्सक्लूसिव बयान है कि उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की उनको जानकारी नहीं है और अगर ऐसा है, वो अगर हिस्ट्री शीटर है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल तस्वीरों पर जो संदेह था वो कहीं ना कहीं भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष ने विराम लगा दिया है और जो भारतीय जनता पार्टी में जो बरेली से शामिल हुआ था संदेश कनौजिया, उसके खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। आप देखना होगा जिस तरीके से बरेली में किस तरीके से जो संदेश कनौजिया है उन पर क्या कार्रवाई होती है और अब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो उनको साथ लेकर के चलते भी हैं या नहीं लेकर के चलते। फिलहाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में ये गरिमा शामिल हुए तो लगातार या विपक्ष को कहीं ना कहीं हमला करने का मौका मिल गया था। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए पूरी तरीके से पूरे मामले पर जब भारतीय जनता पार्टी का जो बयान है वो सामने आ चुका है तब देखना होगा कि आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया शानू हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन बने रहेगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो यह हम खबर आपको बता रहे जहां पर संदेश कनौजिया के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले को लेकर अब भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें इस बात की जानकारी नहीं और अगर ऐसा है तो वो हमारा और पार्टी का हिस्सा नहीं है। इस पूरे मामले की मुझे जानकारी न होने की बात भूपेंद्र चौधरी की ओर से बुलंदशहर में एक मंच पर कही गई है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बरेली से ही बताते हैं जहां पर बसपा प्रत्याशी आबिद अली के बिगड़े बोल सामने आए हैं। प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप के लिए बोले अपशब्द। उन्होंने कहा कि तुम टायर पंचर वाले हो ना, न तुम्हारी इज्जत थी न दूसरे की समझते हो, तुम अच्छे खानदान से नहीं हो। आबिद अली अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे टिकट नागपुर में आरएसएस दफ्तर से तय होते हैं, तुम्हें सिर्फ अपने खानदान के 5 सीटों से मतलब है, बाकी सीटों को तुम दांव पर लगाते हो। आबिद अली की ओर से ये बड़ी बातें और उनके बिगड़े बोल सामने आए हैं। जनसभा में आबिद अली ने ये सारी बड़ी बातें कही हैं। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर आबिद अली की ओर से ये सारी बातें कही गई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे टिकट नागपुर के आरएसएस दफ्तर से तय होते हैं और तुम्हें सिर्फ अपने खानदान की 5 सीटों से मतलब है। ये तो गब्बर सिंह वाली तमाकू करते हैं और लोकसभा की फंकी मार लेते हैं, लेकिन असल में ये गब्बर सिंह नहीं है, ये शामा है। शामा कितने आदमी थे, ये वही शामा है, गब्बर सिंह नहीं है। अगर ये गब्बर सिंह होते तो जिस तरह से हमने औला को विकसित किया है, जिस तरह से हमने औला को तरक्की उन्नति दी है, जिस तरह से हमने औला में विकास किया है, इसी तरह से ये भी हमारी तरह संपूर्ण लोकसभा में विकास करके दिखाते हैं। बताओ मनाना में कोई स्वागत द्वार बनवाया इन्होंने? बताओ मनाना में कोई चौराहा बनवाया? बताओ मनाना में कोई उद्योग, कोई कारखाना लगाया? निकाला है। ये तो गब्बर सिंह वाली तमाकू करते हैं और लोकसभा की फंकी मार लेते हैं, लेकिन असल में ये गब्बर सिंह नहीं है, ये शामा है। शामा कितने आदमी थे, ये वही शामा है, गब्बर सिंह नहीं है। अगर ये गब्बर सिंह होते। और इसी खबर पर बातचीत के लिए बरेली से हमारे साथ में शानू कुमार लगातार बने हुए हैं। शानू, बसपा प्रत्याशी आबिद अली के बिगड़े बोल सामने आए हैं और धर्मेंद्र यादव को लेकर बड़ी बातें कह डाली।
और देखिए गरिमा, निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव है और हर प्रत्याशी जितनी भी दल हैं उनके हर प्रत्याशी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और जनसभा के दौरान लगातार वो इस बातों को भूल जा रहे हैं कि आखिर उनको किस तरीके से बयानबाजी करनी है और किस तरीके से अपनी नीतियों को जनता के बीच रखना है। पहले भारतीय जनता पार्टी का कलेश नहीं निपटा था और अब फिर बसपा का जो प्रत्याशी है, जो आंवला लोकसभा सीट से जो बसपा के प्रत्याशी हैं आबिद अली, कुछ दिनों पहले ये खुद भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद धर्मेंद्र कश्यप की मंच से तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब जैसे ही इनको प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ने बनाया और अब ये खुद धर्मेंद्र कश्यप के लिए बिगड़े बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने कल एक जनसभा की, आंवला लोकसभा का जो मनोना गांव है वहां पर एक जनसभा कर रहे थे और जनसभा के दौरान ये इतने जोशीले हो गए कि इन्होंने धर्मेंद्र कश्यप के लिए पुराना इतिहास निकाल दिया और उनके लिए तमाम अपशब्द बोले और अपशब्द इस कदर बोले गए हैं कि एक सम्मानित प्रत्याशी को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। फिलहाल जिस तरीके से ये शब्द बोले गए हैं वो काफी चिंताजनक है और लगातार ये जो वीडियो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और इन्होंने साफ तौर पर से आरोप लगाया है कि अब अगर वो ज्यादा सांसदगिरी दिखाएंगे तो उनको आंवला में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो इन तमाम तरीके के उन्होंने जो है आरोप लगाए हैं और तमाम तरीके के अपशब्द बोले गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप की तरफ से कोई भी इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं उनसे बात करना चाहिए तो कहीं ना कहीं वो भी बचते नजर आए और आबिद अली का जो ये वीडियो है वो लगातार वायरल हो रहा है। फिलहाल आंवला लोकसभा सीट से जैसे ही बहुजन समाज पार्टी ने आबिद अली को प्रत्याशी बनाया तो कहीं ना कहीं लगातार चर्चाएं तेज हो गई कि भारतीय जनता पार्टी को ये नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो धर्मेंद्र कश्यप हैं वो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और इन्होंने जिस तरीके से तमाम जो अपशब्द बोले हैं तो मुझे लगता है कि जो सम्मानित वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं इनको ही नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे और जो एक सम्मानित प्रत्याशी की जो लैंग्वेज होती है वो कहीं ना कहीं इनकी अपशब्द वाली थी और इसी की वजह है कि बहुजन समाज पार्टी लगातार जिस तरीके से चोट खाती हुई नजर आ रही है और आंवला में भी इस बार वो उसी तरीके से चोट खाएगी। फिलहाल जिस तरीके से जो बिगड़े बोल इन्होंने बोले हैं ये इस समय यूपी की राजनीति में चिंता का विषय बने हुए हैं कि आखिर मौजूदा सांसद जो कि धर्मेंद्र कश्यप है, भारतीय जनता पार्टी से मौजूदा सांसद है और 2 बार के सांसद यानी कि 10 साल का उनका कार्यकाल है, उनके लिए ये अपशब्द बोले गए हैं। गरिमा, बिल्कुल साफ तौर पर देखिए इस तरीके के बोल माननीय को नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे। वो साफ तौर पर नजर आया कि किस तरीके से उन्होंने मंच पर खड़े होकर यहाँ पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया। शुक्रिया आपका शानदार जानकारी साझा करने के लिए। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें जहाँ पर बसपा प्रत्याशी के बिगड़े बोल सामने आए हैं और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर मैसूर और मंगलुरु में रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री। शाम 4 बजे रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम के साथ जेडीएस पार्टी के नेता भी लेंगे हिस्सा। लगभग 1.5 किलोमीटर तक रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कर्नाटक में 2 चरणों में होगा मतदान और 14 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान की बात सामने आई है। 14 सीटों पर 7 मई को दूसरे चरण में वोटिंग होने की बात कही गई है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें 14 सीटों पर 7 मई को दूसरे चरण में वोटिंग की बात सामने आई। दिल्ली से खबर, शाम 4 बजे रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेडीएस पार्टी के नेता भी यहां पर हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। लगभग 1.5 किलोमीटर तक का रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कर्नाटक में 2 चरणों में होगा मतदान। तो कर्नाटक में 2 चरणों में मतदान होगा और 14 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान की बात सामने आई है। 14 सीटों पर 7 मई को दूसरे चरण में वोटिंग होगी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के एमपी दौरे को लेकर अहम जानकारी। आज एमपी का दौरा है। होशंगाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे और लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री का प्रचार तेज हो गया है। अहम खबर आपको हम बता दें, बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री का प्रचार तेजी के साथ में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का आज मध्य प्रदेश का दौरा है। तो आज मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होशंगाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो होशंगाबाद में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए पीएम का प्रचार तेज। दिल्ली से खबर, प्रधानमंत्री
मोदी के कार्यक्रम को लेकर यह अहम जानकारी। चुनावी जनसभा को होशंगाबाद में संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री का प्रचार तेज हुआ। दिल्ली से खबर, प्रधानमंत्री मोदी का मध्य प्रदेश का दौरा आज और होशंगाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री का प्रचार तेज किए जाने की बात सामने आई है। दिल्ली से खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा आज। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोटों की अपील करते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। दिल्ली से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर आज से राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर प्रियंका गांधी। राजस्थान से चुनावी हुंकार भरेंगे प्रियंका गांधी और भीमलाल में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा करेंगी। कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी के आने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो प्रियंका गांधी के आने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं कार्यकर्ताओं की ओर से। यह जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर, राजस्थान से चुनावी हुंकार भरेंगी प्रियंका गांधी। तो राजस्थान से चुनावी हुंकार भरेंगी प्रियंका गांधी। भीमलाल में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा होगी और कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी के आने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर, राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर प्रियंका गांधी और चुनावी हुंकार भरती हुई नजर आएंगी प्रियंका गांधी। उनके आगमन को लेकर कार्यकर्ता उत्साहित हैं। भीमलाल में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा भी करेंगी। तो कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे जनसभा। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर आम आदमी पार्टी दफ्तर में मनेगी अंबेडकर जयंती। संविधान बचाने की शपथ लेंगे आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी दफ्तर में अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पार्टी के सभी नेता शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। तो पार्टी के सभी नेता शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। यह अहम खबर आपको हम बता दें। आप दफ्तर में अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर पीलीभीत से आपको हम बताते हैं। आम जानकारी पीलीभीत से, जहां पर आपको बता दें कि सीएम धामी बंगाली समाज को संबोधित करेंगे। पीलीभीत से खबर, सीएम धामी पूरनपुर में करेंगे जनसभा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का ताबड़तोड़ दौरा है। बंगाली समाज को संबोधित करते हुए नजर आएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। महाराजा 4 सीजन रिजॉर्ट में जनसभा होगी और सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। तो सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। शाम 4 बजे पूरनपुर पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विधानसभा 129 पूरनपुर में होगी जनसभा। पीलीभीत से खबर, सीएम धामी पूरनपुर में करेंगे जनसभा। महाराजा 4 सीजन रिजॉर्ट में जनसभा होगी। सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। और अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं, जहां पर महाराजगंज और कुशीनगर के दौरे पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद महाराजगंज कुशीनगर के प्रवास पर रहेंगे और सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। कुशीनगर में वॉलंटियर सम्मेलन को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 2 बजे कुशीनगर में वॉलंटियर सम्मेलन को संबोधित करेंगे।
अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य महाराजगंज के दौरे पर। और महाराजगंज और कुशीनगर के दौरे पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य महाराजगंज कुशीनगर के प्रवास पर रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और संदीप मिश्रा इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में जुड़ चुके। संदीप, केशव प्रसाद मौर्य का इन दो जगहों पर दौरा है, महाराजगंज और कुशीनगर जाएंगे, बताया जा रहा है कार्यकर्ताओं के साथ ही, इसके साथ ही सोशल मीडिया वॉलंटियर्स को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है तो निश्चित तौर पर सभी जो पार्टियां हैं वो लगातार दौरे करते नजर आ रहे हैं। वहीं पे अगर हम केशव प्रसाद मौर्य की अगर बात करते हैं तो महत्वपूर्ण दौरा है केशव प्रसाद मौर्य का, और केशव प्रसाद मौर्य लगातार जो है दौरे करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या फिर जगह जगह पे जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसको लेकर के जा रहे हैं। आज के हम कार्यक्रम की अगर बात करते हैं तो महाराजगंज और कुशीनगर का उनका दौरा है। वहां पर जाकर के जो है रामविलास रिसोर्ट पर रुकेंगे, वहां पर मीडिया वॉलंटियर के सम्मेलन में संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही हम 2 बजे की अगर बात करें तो दोपहर में वो कुशीनगर के पटरौना पहुंचेंगे, जहां पर मीडिया वॉलंटियर के सम्मेलन में संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो लोकसभा का चुनाव है नजदीक है, तो ऐसे में लगातार पार्टियां जो है, बड़े नेता जो है वो लगातार दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये अहम खबर आपको हम बता दें। और अब सीधा आपको दिल्ली लेकर चलते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी क्या कुछ कहने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाते हैं। कि जिन लोगों को हमने नौकरियां दी हैं वो हमें वोट देंगे, जिन लोगों को हमने 24 घंटे बिजली दी है वो हमें वोट देंगे, जिन युवाओं को हमने रोजगार दिया है वो हमें वोट देंगे, जिन महिलाओं की जिंदगी हमने आसान बनाई है, जिनके लिए घर चलाना हमने आसान बनाया है, वो हमें वोट देंगी। क्या हिम्मत है मोदी जी में ये कह के दिखाएंगे? अगर 10 साल के बाद भी कोई सरकार वादे पर वोट मांग रही है तो उनकी सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई। तो तस्वीर आपको हम दिल्ली से दिखाए थे, जहां पर आपने सुना कि आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी यहां पर बड़ा हमला बोलती हुई नजर आई हैं। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं, जहां पर 2 जिलों के दौरे पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। आम खबर आपको हम बताते हैं। और हरदोई व लखीमपुर के प्रवास पर रहेंगे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। लखीमपुर में वॉलंटियर सम्मेलन को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 11 बजे हरदोई पहुंचेंगे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। फिलहाल यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरदोई व लखीमपुर के प्रवास पर रहेंगे। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर लखीमपुर में वॉलंटियर सम्मेलन को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का दौरा। सा 11 बजे के लगभग हरदोई पहुंचेंगे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक।
और 11 बजे हरदोई पहुंचेंगे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। सोशल मीडिया वॉलंटियर्स को संबोधित करेंगे। उनका सम्मेलन यहां पर आयोजित किया गया है। संदीप मिश्रा हमारे साथ में इसी खबर पर लगातार बने हुए। संदीप, एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंच रहे हैं लगातार अलग अलग जगहों पर, दूसरी ओर 2 जिलों के दौरे पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी हैं, जहां पर सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के सम्मेलन में पहुंचेंगे। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से आज हम बात करते हैं ब्रजेश पाठक की, तो ब्रजेश पाठक का जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरदोई और लखीमपुर दौरे पर रहेंगे और ब्रजेश पाठक लगातार जो है दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि 11 बजे नारायण धाम जो है वो वहां पहुंचेंगे, जहां पर सोशल मीडिया वॉलंटियर की सम्मेलन को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद ही हम अगर बात करते हैं तो आज के दौरे के अंतर्गत देखा जाए लखीमपुर खीरी जाएंगे, वहां पर भी संबोधित करते नजर आएंगे। मीडिया सम्मेलन में जो मौजूद रहेंगे उनसे बातचीत करते नजर आएंगे। यानी कि लोकसभा तैयारी में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो लगातार बना हुआ है और लगातार दौरे करता नजर आ रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के में स्टार प्रचारक हैं, उन स्टार प्रचारकों की अगर बात करें तो वो लोग लगातार जो है दौरे करते नजर आ रहे हैं। चाहे हम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात कर लें या हम डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात कर लें, तो लगातार करते नजर आ रहे हैं। तरीके से लोकसभा चुनाव अब नजदीक है, तो कहीं न कहीं पहले चरण का जो मतदान होना है वो 19 अप्रैल को होना है। तो ऐसे में लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर दौरा लगातार देखिए बढ़ रहा है। और संदीप बनेगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 2 जिलों के दौरे पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की आम खबर आपको हम बता रहे हैं और वॉलंटियर सम्मेलन को संबोधित करते हुए नजर आएंगे ब्रजेश पाठक। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर आगरा के दौरे पर आपको बता दें कि महामंत्री आगरा दौरे के प्रवास पर रहेंगे धर्मपाल सिंह। 12 बजे जिला भाजपा कार्यालय में होगी बैठक और कई संगठनात्मक बैठकों को संबोधित करेंगे महामंत्री। तो कई संगठनात्मक बैठकों को संबोधित करेंगे महामंत्री। फिलहाल यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर आपको हम बता दें, जहां पर आगरा के दौरे पर महामंत्री धर्मपाल सिंह और संदीप मिश्रा लगातार बने हुए हैं। संदीप, देखिए जैसे ही चुनाव नजदीक आता जा रहा है, दौरों का भी सिलसिला जो है वो बढ़ता जा रहा है। धर्मपाल सिंह आगरा के दौरे पर है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम अगर चुनावों की बात कर रहे हैं तो जहां पहला चरण दूसरा चरण को लेकर के पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी खासकर जो है वो लगातार दौरे करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम दौरे कर रहे हैं, भूपेन्द्र चौधरी उनका लगातार दौरा है। तो इसी हम बात करें संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, उनका भी आज आगरा दौरा है, वहां पर संबोधित करते नजर आएंगे। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मजबूती ताकत दिखाने के लिए पहले ही प्रयास किया था, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले के अगर क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो वहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी का दौरा जो है वो हो रहा है। चाहे फिर वहां पर चाहे नरेंद्र मोदी को उतरना हो या फिर हम अमित शाह की अगर बात कर ले उनको उतरना हो, तो लगातार जो है दौरे हैं वो दौरे देखने को मिल रहे हैं। आज आगरा में हम धर्मपाल सिंह जो संगठन मंत्री हैं वो वहां पे मौजूद रहेंगे और अपने कार्यकर्ताओं के साथ में बातचीत करेंगे और रूपरेखा तय करेंगे कि किस तरीके से आगे भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ना है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर आगे की रूपरेखा जो है वो इनकी ओर से तैयार की जाएगी। बने रहेगा संदीप, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आगरा के दौरे पर धर्मपाल सिंह रहेंगे, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। 12 बजे जिला भाजपा कार्यालय में बैठक करने की बात भी सामने आ रही है। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर मैनपुरी से आपको हम बताते हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और प्रत्याशी जयवीर सिंह 15 अप्रैल को नामांकन करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जाएंगे मैनपुरी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मैनपुरी पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यहाँ हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर कई अहम लोगों के पहुंचने की बात सामने आ रही है और प्रत्याशी जयवीर सिंह 15 अप्रैल को नामांकन करेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी। संदीप मिश्रा हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। संदीप, नामांकन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं और मैनपुरी सीट की बात करें तो देखिए एक अहम सीट है, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। पहले मुलायम सिंह यादव और डिंपल यादव ताल ठोकती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है इस सीट को लेकर नामांकन से अंतिम वक्त तक।
बिल्कुल, देखिए हम धर्मवीर सिंह की अगर बात करें, धर्मवीर प्रजापति की अगर हम बात करते हैं तो 14 अप्रैल को मैनपुरी और फिरोजाबाद में प्रवास पर रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम अगर बात करें मैनपुरी सीट की अगर बात करें तो वहां पर कहीं न कहीं एक समय समाजवादी पार्टी का अपना एक गढ़ हुआ करता था। समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यादव वहां से कई बार चुनाव जीतते नजर आए हैं। ऐसे में खास होगा क्योंकि जिस तरीके से हम अगर बात करें करहल और मैनपुरी में स्थित आयोजित बूथ स्तरों पर सम्मेलन में संबोधित भी करेंगे। इसके साथ ही साथ में हम मैनपुरी की अगर बात करें तो मैनपुरी में लगातार जो है दौरे जो हैं बड़े नेताओं के देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी पर पूरी तरीके से कब्जा करना चाहती है, क्योंकि जो एक गढ़ हुआ करता था, समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था, उस पे पूरी तरीके से इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी कोई कमी कसर नहीं करना चाह रही। हम आजमगढ़ की बात हम करते हैं, जो पिछले उपचुनाव में देखने को मिला था। आजमगढ़ में जिस तरीके से निरोवा को जिताने का पूरी तरीके से प्रयास किया गया था, दिनेश लाल निरोवा को, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर पूरी ताकत अपनी झोंक दी थी। जो एक आजमगढ़ एक कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन उसको विभेदने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई थी। वहीं अगर इस बार की मैनपुरी सीट की अगर बात करते हैं तो मैनपुरी सीट को लेकर के भी लगातार जो है मंत्रियों के दौरे हैं, और कहीं न कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी रूपरेखा वहां पर तैयार कर रही है, तो एक बड़े स्तर पर सम्मेलन भी करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, साफ तौर पर बड़े स्तर पर सम्मेलन जो है वो पार्टी की ओर से किया जा रहा है, ताकि सभी सीटों पर जीत जो है वो पार्टी को मिल सके। और इसी कड़ी में देखिए दौरे भी बढ़ चुके हैं। शुक्रिया आपका संदीप, अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर प्रत्याशी जयवीर सिंह 15 अप्रैल को नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मैनपुरी पहुंचेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं, जहां पर डीजीपी ने रामनवमी को लेकर अहम बैठक की है। अयोध्या में भव्य होगा रामनवमी का त्योहार। 25 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रामनवमी मेला चलने वाला है। रामनवमी मेला को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर नजर आ रहा है। तो रामनवमी मेला को लेकर पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन अलर्ट पर नजर आ रहा है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर, जहां पर 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रामनवमी मेला चलने वाला है। और शिवा शर्मा इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शिवा, अयोध्या में रौनक 22 जनवरी के बाद से लगातार बरकरार है, लेकिन अब जब रामनवमी का विशेष पर्व आ रहा है, ऐसे में प्रभु राम की नगरी अयोध्या में एक बार फिर से बताया जा रहा है कि बड़ी धूमधाम के साथ में इस पर्व को मनाया जाएगा, जिसके चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचेंगे। उसको लेकर बैठकें शुरू हो गई हैं। देखिए, बिल्कुल गरिमा, सरकार की मंशा यही है कि अयोध्या के अंदर में जो नवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा, ऐसे में किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी व्यक्ति को आवागमन में किसी की तरीके की बाध्यता ना हो, और उसके लिए सुगम इस व्यवस्था को बनाया जाए। और उसको लेकर के ही कल लखनऊ के लोक भवन में शाम को 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक मीटिंग हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में पूरी बैठक हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार, सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, ये लोग शामिल थे। और साथ ही साथ एडीजी जोन लखनऊ, एडीजी जोन प्रयागराज, और इसके साथ साथ लखनऊ पुलिस कमिश्नर और लखनऊ कानपुर के पुलिस कमिश्नर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा गया, ताकि जो तमाम जिलों से आने वाले लोग हैं अयोध्या के अंदर, चाहे वो ट्रेन के रास्ते आए या बस के रास्ते आए या फिर रोड के जरिए आए, तो ट्रैफिक डाइवर्जन के साथ साथ लोगों की सुरक्षा, चूंकि गर्मी का दौर चल रहा है, तो वहां पर अगर कोई सड़क पे चलता है तो उनके लिए वहां पर जो पानी की जो व्यवस्था है, जो छांव की जो व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से लगा पाना, और साथ ही साथ बसों का जो लोगों का आवागमन अयोध्या के अंदर होगा, वो अतिरिक्त बसें चलाई जाए। इसको लेकर के पूरी तरीके से सरकार मंशा बनाई हुई है श्रद्धालुओं को लेकर के। और इस बार देखा जाएगा कि जब रामनवमी में अयोध्या के अंदर जो भीड़ जुटी होगी, वो सिर्फ हजारों सैकड़ों में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में वो भीड़ होगी। और इस भीड़ को काबू करने के लिए स्थानीय प्रशासन, पुलिस बल के साथ साथ तमाम वो जो पीएसी की टुकड़ियां हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्स है, जो चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर आई गई है, उन सभी को एक ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसके साथ साथ अयोध्या के अंदर जो रामनवमी का जो पर्व है, वो बड़ी धूमधाम से और कुशल के साथ मनाया जाएगा। बिल्कुल, इस पर्व को मनाए जाने को लेकर सभी तैयारियां जो हैं वो लगभग की जा रही हैं। शुक्रिया आपका शिवा, अधिक जानकारी के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो अहम खबर आपको बता दें, जहां पर डीजीपी ने रामनवमी को लेकर अहम बैठक की शुरुआत कर दी है। रामनवमी पर्व को
ठीक तरीके से मनाए जाने को लेकर अयोध्या में भी एक तरफ तैयारियां हो रही हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर भी इस पर्व को देखते हुए विशेष बैठकें अभी से शुरू हो चुकी हैं। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर मेरठ जिला जेल में कैदी की मौत का पूरा मामला, ड्यूटी पर लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की बात सामने आई और हेड जेल वार्डर हरिशंकर त्रिपाठी, रविंद्र सिंह सस्पेंड, जेल वार्डर संजय सिंह और सनोज को भी सस्पेंड कर दिया गया है। डीजी जेल एसएन साबत ने डीआईजी को जांच सौंप दी है। न्यायिक जांच के लिए मेरठ जेल ने पत्राचार किया। मेरठ जेल के अफसरों ने मामले में एफआईआर भी दर्ज करा दी है। तो ये अहम खबर आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर मेरठ जिला जेल में कैदी की मौत का ये पूरा मामला, इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने पर बड़ा एक्शन लिए जाने की बात सामने आई है। तो बड़ा एक्शन लिए जाने की बात सामने आई है और शिवा शर्मा हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। शिवा, पूरे मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। मेरठ में बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया गया। देखिए, 4 लोगों की सस्पेंशन की बात सामने आई है और खुद डीजी जेल एसएन साबत ने ये पूरी कार्रवाई की है, क्योंकि मेरठ जेल के अंदर जिस तरीके से रोहित की मौत हुई थी वो संदिग्ध परिस्थितियां थी। ऐसे में लापरवाही किसकी है और इसकी जवाबदेही तय करते हुए खुद डीजी जेल ने 4 लोगों को सस्पेंड किया है, जिसमें से लापरवाही बरतने के मामले में जेल वार्डर हरिशंकर त्रिपाठी हैं, रविंद्र सिंह सस्पेंड किए गए और साथ ही साथ संजय सिंह और सनोज, इन 4 लोगों को सस्पेंड किया। पूरे मामले की जांच डीआईजी जेल सुभाष चंद्र साग को सौंपी गई है और मेरठ जेल के जो जेलर हैं उनकी तरफ से एफआईआर भी कराई गई है। लेकिन रोहित की मौत के पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है उसको पूरी तरीके से गोपनीय रखा गया और जब पोस्टमार्टम तो ये गृह विभाग जाएगी तो इस बात का खुलासा भी हो गया कि आखिरकार रोहित की मौत कैसे हुई, कब हुई, क्यों हुई। तो इस पूरी संदिग्धता के आधार पर जेल विभाग की तरफ से तो कार्रवाई हुई है मेरठ जेल के प्रशासन के ऊपर, लेकिन अब जो मौत के सच निकलेंगे सामने, उसमें जरूर ये सामने आएगा कि आखिरकार मौत किन परिस्थितियों में हुई और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ जिस तरीके से जेल विभाग ने एक्शन लिया है उससे कहीं ना कहीं एक संदेश जरूर पहुंचेगा कि जो भी जेल के अंदर कैदी बंद होते हैं उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है, उनकी जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, उसको पूरी तरीके से सही रखा जाए। क्योंकि जो भी कोई अपराध करके जेल के अंदर जाता है, जेल प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करता है किसी के साथ भी अव्यवहार ना हो, उसको जब तक जेल के अंदर रखा जाए उसकी जो व्यवस्थाएं है उसको पूरी तरीके से पूरा किया जाए, जैसा कि सरकार द्वारा या शासन द्वारा निर्धारित है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शिवा फिलहाल के लिए, लेकिन बने रहिएगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, जहां पर लखनऊ से पूर्व प्रधान समेत 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी एसटीएफ ने चाचा भतीजे की लखनऊ से गिरफ्तारी कर ली है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर यूपी एसटीएफ की ओर से गिरफ्तारी किए जाने की बात सामने आई है। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। अफसरों पर काम का दबाव बनाते थे, खुद को बताते थे सीएम के निजी सचिव। कॉल स्पूफिंग के माध्यम से अफसरों से कराए काम। एसटीएफ ने चिन्हट के कमता से गिरफ्तार कर लिया है। कमता इलाके से गिरफ्तारी होने की बात सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में शिवा एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। शिवा, पूरे मामले में बताया जा रहा है लखनऊ से गिरफ्तारी कर ली गई है चाचा भतीजे की। देखिए, यूपी एसटीएफ ने ये बड़ी कार्रवाई की है कि जो लंबे समय से मुख्यमंत्री का निजी सचिव बन करके अफसरों को हड़काता था, उनसे अपने निजी काम कराता था, इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को लखनऊ के अंदर से गिरफ्तार किया है, जिसमें चाचा भतीजे शामिल हैं। चाचा, जिनका नाम कप्तान तिवारी है, जो पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, और उनका भतीजा अन्वेश तिवारी, ये दोनों लोग अयोध्या के रहने वाले हैं। और ये बताया जा रहा है कि दोनों कॉल स्पूफिंग के जरिए अफसरों से बात करते थे और उन काम मनवाते थे, जिसमें एसडीएम अयोध्या भी हैं और तमाम जो उत्तर प्रदेश विभाग के जो अलग अलग अफसर हैं उनको अपने अपने काम करवाने के नाम पर पे इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके वो लोग नंबर बदलते थे। और ऐसे में ऊर्जा विभाग के जो मंत्री हैं उनके निजी सचिव, जो लोक निर्माण विभाग के जो मंत्री हैं उनके निजी सचिव और खुद मुख्यमंत्री के सचिव जयशंकर सिंह के नाम पर अफसरों को हड़काते थे।
तो लंबे समय से प्रशासन की तरफ से ये शिकायतें भी आ रही थी कि एसटीएफ इस पूरे मामले में जांच करे। जब एसटीएफ ने जांच करी तो लखनऊ के समता इलाके से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और ये बताया गया है कि ये लोग कॉल स्पोकिंग कर और एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर ये लोग एक कहा जाएगा कि सॉफ्टवेयर के तैयार कर उसके जरिए उस लोगों को कॉल करते थे और लोगों को आपत्ति करते थे और अपना निजी काम करवाते थे। तो यूपीएससीएफ ने इन दोनों लोगों को गिरफ्तार करके चिनट थाने के अंदर सौंपा है और चिनट पुलिस ने इस पर पूरी मामले का कार्रवाई करते हुए इन दोनों को गिरफ्तार कर दिया है और एसटीएफ की तरफ से इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो जरूर एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर इंटेलिजेंस का प्रयोग करके कोई आम आदमी अगर इस तरीके की हरकत करेगा तो उसके खिलाफ इस तरीके की सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवा आपका अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो सीओजी नंबर दिखाकर अधिकारियों को कॉल करते थे और कई काम का दबाव बनाते थे, यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अफसरों पर काम का दबाव बनाते थे। लखनऊ से खबर, हालांकि पूरे मामले में चिन्हट की कमता से गिरफ्तारी कर ली गई है। खुद को सीएम के निजी सचिव बताया करते थे ये चाचा भतीजे। हालांकि अब इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी को लेकर निर्देश। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ड्यूटी को लेकर निर्देश जारी किए जाने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से निर्देश जारी। एसीईओ ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है, अगर पति पत्नी दोनों कर रहे हैं सरकारी सेवा तो एक को मिल सकेगी चुनाव ड्यूटी से मुक्ति। पति पत्नी दोनों में से किसी एक की ड्यूटी लगेगी। प्रार्थना पत्र के आधार पर जिला निर्वाचन अधिकारी निर्णय लेंगे। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पति पत्नी अगर दोनों ड्यूटी कर रहे हैं तो किसी एक को मुक्ति मिल सकेगी और पति पत्नी दोनों में से किसी एक की ही ड्यूटी लगेगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, यहाँ हम खबर आपको हम बता दें। तो एसीईओ ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और संदीप मिश्रा इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संदीप, बताया जा रहा है कि अगर पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में है तो किसी एक को चुनावी ड्यूटी से निजात मिल सकती है। एक की ही ड्यूटी लगने की बात सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है ये। बिल्कुल, देखिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से एक निर्देश जारी किया गया है। उस निर्देश में साफ तौर पे कहा गया है कि 2024 में चुनाव में जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है उन ड्यूटी में से अगर पति पत्नी दोनों ही सरकारी कर्मचारी में है, सेवा में है, तो किसी एक की ड्यूटी लगेगी, एक की ड्यूटी से मुक्ति मिल जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं जो सरकारी सेवा में तैनात पति पत्नी की दोनों की ड्यूटी लगा दी गई है, तो उनमें से एक लोग किसी प्रार्थना पत्र देंगे और एक लोगों की ड्यूटी वहां से कर सकती है। इसको लेकर के निर्देश जारी किया गया है साफ तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी जो है लगाई जाती है निर्वाचन की तरफ से,
जहां पर वो निर्वाचन पूरी तरीके से बूथ स्तर को संभाल करके काम करते हैं। तो यानी कि बूथों को संभालने की जो जिम्मेदारी होती है वो सरकारी कर्मचारियों की होती है, उन्हें ड्यूटी पर लगाया जाता है। इसको लेकर के अगर पति पत्नी दोनों व्यक्ति अगर एक किसी सरकारी संस्था में काम कर रहे हैं, किसी सरकारी कर्मचारी हैं, तो निश्चित तौर पर उनमें से एक लोगों की ड्यूटी कटने का प्रावधान वो आ गया है। यानी कि प्रार्थना पत्र के माध्यम से आपकी ड्यूटी का वहां से मुक्ति मिल सकती है और किसी एक को जो है ड्यूटी करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका संदीप, अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ हम जानकारी आपको हम बता दें, जहाँ पर एक को चुनावी ड्यूटी से निजात मिल सकेगी, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और पति पत्नी दोनों में से किसी एक की चुनाव में लगेगी ड्यूटी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कानपुर से खबर आपको हम बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी कानपुर से सामने आ रही है। सपा विधायक समेत 200 के खिलाफ मुकदमे की बात सामने आई है। कानपुर से खबर आपको हम बता दें, सपा विधायक समेत 200 पर मुकदमा। विधायक अमिताभ वाजपेयी आलोक मिश्रा ने बयान दिया था। तो विधायक अमिताभ वाजपेयी आलोक मिश्रा ने दिया था बयान। आपत्तिजनक बयान से मचा था हड़कंप, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और सपा नेता की गिरफ्तारी को लेकर जताया था आक्रोश। सपा नेता की गिरफ्तारी को लेकर जताया था आक्रोश, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विधायक अमिताभ वाजपेयी आलोक मिश्रा की ओर से बयान दिया गया था। आपत्तिजनक बयान से मचा था हड़कंप। सपा नेता की गिरफ्तारी को लेकर जताया था आक्रोश। पूरे मामले में अमित शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। अमित, पूरा मामला क्या है? बताया जा रहा है कि अब इस पूरे मामले में एक्शन लिया जा रहा है, मुकदमा दर्ज हो गया है 200 लोगों के खिलाफ से ज्यादा। जी देखिए, ईद का त्योहार था और नमाज अदा की जा रही थी। उस वक्त अमिताभ वाजपेयी के जो सहयोगी रहे हैं, जो विधायकी का चुनाव लड़ चुके हैं, विकास यादव, वो पहुंचे थे मौके पर और वो अपने पार्टी का प्रचार करने लगे। ऐसे में पुलिस ने उन्हें जब मना किया तो वो पुलिस से ही उलझ गया, उन्हें पनकी थाने में लाके बंद कर दिया गया। लेकिन जैसे ही इसकी सूचना अमिताभ वाजपेयी को लगी, अमिताभ आलोक मिश्रा के साथ, जो अभी लोकसभा प्रत्याशी हैं, उनके साथ वो पनकी थाने पहुंचे और जोरदार हंगामा करने लगे। ऐसे में तमाम थाने के फोर्स और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां अमिताभ वाजपेयी ने पुलिस को धमकाने का काम शुरू कर दिया और उन्होंने साफ कहा, औकात हो तो रामनवमी पे कार्रवाई करके दिखाएं। ऐसे में उनकी भद्रता को देखते हुए पुलिस ने अब 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया है और इन पर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित आपका अधिक जानकारी के लिए। तो यह अहम खबर, जहां पर पनकी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जाता है। अहम खबर आपको हम बता दें, कानपुर से खबर, सपा विधायक समेत 200 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गाड़ियों से हुड़दंग करने वालों को पोस्टल चालान भेजा है। गाड़ियों की खिड़कियों पर बैठकर युवक मचा रहे थे हुड़दंग। और अहम जानकारी आपको हम बता दें, NIT 1 नंबर मार्केट में रात के समय में हुड़दंग खुद ही रील बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था और रील ट्रैफिक पुलिस की नजर में आते ही पूरे मामले में संज्ञान लिया गया है। 8500 रुपये का चालान भेजा गया है। शराबी गैंग फरीदाबाद के नाम से रील हुई थी अपलोड। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर खुद ही रील बनाकर अपलोड किया था, लेकिन रील पुलिस के सामने आते ही इस पूरे मामले पर एक्शन हुआ और अब इन्हें इनके घर पर पोस्टल चालान भेजा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पोस्टल चालान भेजे जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, NIT 1 नंबर मार्केट के पास का ये पूरा मामला बताया जाता है। और अब आपको सीधा खटीमा लेकर चलते हैं। माफ कीजिएगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र आज देश की जनता के सामने प्रस्तुत हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज उस संकल्प पत्र में, भारतीय जनता पार्टी ने उस संकल्प पत्र में पूरे देश के अंदर निकट भविष्य में यूसीसी की जरूरत बताई है, यूसीसी को लागू करने की बात कही है। मैं प्रधानमंत्री जी का
धन्यवाद करना चाहता हूं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो उत्तराखंड के अंदर जो गंगा समान नागरिक संहिता की निकली है, जिस प्रकार से यहां से गंगा, शारदा, यमुना निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से समान नागरिक संहिता की एक गंगोत्री यह भी पूरे देश को कहीं न कहीं एक रास्ता दिखाने का काम भविष्य में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करने वाली है, जिसकी हमने यहां शुरुआत कर दी है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि 2024 का ये आम चुनाव, जिसमें कुल मिलाकर अब 5 दिन शेष रह गए हैं और छठे दिन मतदान होना है। मैं आपसे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं। आप सबका मत, आपका समर्थन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिले और निश्चित रूप से आपका एक एक मत, जो 400 पार का नारा है, अभी मैं आ रहा था, हमारे नौजवानों में बड़ा उत्साह था, पूरे रास्ते भर अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे थे। तो आपका एक एक मत उस 400 पार के नारे में सहायक सिद्ध होगा। भाइयों बहनों, अब मोदी जी के 10 सालों का कालखंड हमने देखा है, देश का तेजी से विकास हुआ है, दुनिया का सिरमौर भारत बना है, आज दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन रहा है। दूसरे कार्यकाल में मोदी जी ने भारत को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया है। वहीं उन्होंने संकल्प लिया है कि जब आप सबके एक एक वोट की ताकत से मोदी जी ऐतिहासिक मतों से जीतकर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भाइयों बहनों, और इस लक्ष्य को पार करने के लिए हमें 400 पार के नारे को याद रखना है। 2014 के बाद से भारत के एक ऐसे स्वर्णिम काल की शुरुआत हुई है, जिसमें आज भारत बुलंदियों की जो नई परिभाषाएं हैं, नई परिभाषाओं को गढ़ने का काम कर रहा है। भाइयों बहनों, कई सारे ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने लिए हैं। हम सब जानते हैं कि जहां कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त हुई, देश के अंदर नागरिकता संशोधन विधेयक लागू हुआ, 3 तलाक से मुस्लिम बहनों को मुक्ति मिली, वहीं हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। और ये पहला अवसर होगा देश की आजादी के बाद, लंबे कालखंड के बाद, कि भगवान राम इस बार अपना जन्मदिन टेंट में नहीं मनाएंगे, इस बार महल के अंदर भव्य दिव्य भगवान अपने मंदिर के अंदर इस बार का जन्मदिन मनाने वाले हैं। भाइयों बहनों, लोकसभा में नारी शक्ति बंधन विधेयक पारित हो गया। 33% का आरक्षण हमारी जो मातृशक्ति है उसके लिए निकट भविष्य में सुनिश्चित हो गया है। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को भी आगे बढ़ाने के लिए, उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं भाइयों बहनों, और एक से एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले कि वो आज पूरे देश के अंदर अलग रूप से जाने जा रहे हैं, एक मॉडल के रूप में जाने जा रहे हैं। बहुत सारे प्रदेशों से हमारे पास लगातार लोगों की मांग आती है कि हमको भी आपका ड्राफ्ट चाहिए, आपने किस प्रकार से नकल का कानून लगाया है, आपने यूसीसी में क्या क्या किया है, आपने धर्मांतरण का कानून कैसा बनाया है, आपने लैंड जिहाद और अतिक्रमण के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई की है, दंगा रोधी कानून हमने बनाया है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं, दंगे को रोकने के लिए सरकारी नौकरियों में हमारी बहनों को, हमारी मातृशक्ति को 30% का आरक्षण हमने विधेयक लाकर यहां पर सुनिश्चित कर दिया कि उत्तराखंड के अंदर हमारी मातृशक्ति को अब सरकारी नौकरियां भी मिलेंगी। यह भी हमने इसका प्रावधान कर दिया है। इसके साथ साथ पिछले दिनों देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हमने आयोजित किया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शुभारंभ किया। उस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 3,54,000 करोड़ रुपए के एक बड़ी धनराशि के MOU हमारे साथ देश और दुनिया के लोगों ने किए हैं, और सबने उत्तराखंड के अंदर अपना निवेश उद्योग लगाने की इच्छा जाहिर की है। भाइयों बहनों, हमने भी कहा है
हम सभी को यहाँ आमंत्रित करते हैं। ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग, ये हमारा संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि उत्तराखंड की आर्थिकी बढ़नी चाहिए। जो प्रधानमंत्री जी ने देश की खटीमा से आप सुन रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। और लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।